हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी तक आप पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। हमने नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर लिया था जिसमें अपने न्यूरॉन की बात अभी तक कर ली है। ठीक है, न्यूरॉन पढ़ चुके हैं, न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन के प्रकार की, जिसमें आपने कहा आपके पास आते हैं सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन। तो आपने कहा जो आपके संवेदी न्यूरॉन होते हैं, जिसे आप सेंसरी न्यूरॉन कह रहे हैं, ये क्या करेंगे, आपके सेंस ऑर्गन से जो स्टिमुलस है उसे रिसीव करके इसका मैसेज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजते हैं। और जो मोटर न्यूरॉन होंगे वो आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसे कमांड लेकर के आपके ऑर्गन्स को दिया जाएगा। ठीक है, रिले न्यूरॉन की बात करें तो आपने कहा ये संवेदी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच संकेतों का रिले करते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि जो इम्पल्स होते हैं उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो अगर आपने यहाँ पर न्यूरॉन का डायग्राम देख लिया तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यूरॉन का जो इम्पल्स है, इम्पल्स जो न्यूरॉन से होकर के ट्रांसमिट हो रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास एक सीक्वेंस आया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम आप पढ़ चुके हैं। आपने कहा सबसे पहले आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें आपके पास क्या क्या आए थे, ब्रेन आया था और स्पाइनल कॉर्ड आए थे। ठीक है, अब आपने कहा कि जो ब्रेन होता है वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करेगा, इसमें जो आपका ब्रेन है उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको कुछ चीजें बताई गई थी, जैसे कि आपने बात की थी क्रेनियल नर्व्स की और स्पाइनल नर्व्स की। आपने कहा था कि यहाँ पर जो क्रेनियल नर्व्स का नंबर होता है वो 12 होता है। ठीक है, और आपके हेड वाले रीजन में ये फैली हुई होती है जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती है। सेकेंड हमने बात की थी यहाँ पर स्पाइनल नर्व की। आपने कहा जो स्पाइनल नर्व होती हैं, देखिए क्रेनियल नर्व जो है वो आपकी ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं और जो आपकी स्पाइनल नर्व है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व है। क्रेनियल नर्व का नंबर है 12 जोड़ी जो कि आपके हेड वाले पोर्शन में फैली हुई होती है। स्पाइनल नर्व का जो नंबर है वो है 31 जोड़ी आपके पास होती है। और आपके हेड वाला जो पोर्शन है उसके नीचे जो आपकी पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, ये हम पढ़ चुके थे। अब आप बात कर रहे थे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में, तो देख लेते हैं इसमें आपको क्या बताया गया। आपने कहा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ चेन ऑफ नर्व ganglion which run along with spinal cord. It controls all the involuntary actions in the human body. The autonomous nervous system can be divided into two parts. अब जब हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की थी तो हमने उसी में सोमैटिक और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों प्रकार के जो आपने नर्व्स पढ़ी थी वो उसी में पढ़ी थी। ठीक है, जब आप बात कर रहे थे किसकी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो आपने कहा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र नाड़ी ग्रंथि की एक श्रृंखला से बना होता है जो रीढ़ की हड्डी के साथ चलती है और मानव शरीर में सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जब आपने एक फ्लो चार्ट देखा था नर्वस सिस्टम का तब हमने डिस्कस कर लिया था इसके बारे में कि जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो कब काम करेगा और किस प्रकार से काम करेगा, और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कब काम करेगा और किस प्रकार से कार्य करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर सीधा हम पढ़ेंगे आपको जो जो चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमने क्या बात की थी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका तब एक्टिव होता है जब आपको सिंपैथी की जरूरत होती है, और आपको सिंपैथी की जरूरत तब होगी जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे, जब आपको हेल्प चाहिए होगी, जब आप किसी डेंजर में होंगे, जब आप किसी मुसीबत में होंगे। ठीक है, तो तभी हमने बोला था कि यहाँ पर आपका जो एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन जिसे कहते हैं एड्रेनलिन, रिलीज होता है कहाँ से, एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड आपकी कहाँ होती है, आपने कहा किडनी के टॉप में होती है। ठीक है, कोन शेप की होती है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है क्योंकि आगे जो हमारा टॉपिक आएगा वो ग्लैंड से रिलेटेड आएगा, ग्रंथि से संबंधित आएगा। आपके पास क्वेश्चन ये है कि जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दो प्रकार की ग्रंथि आपने पढ़ी थी, दोनों ही क्या करते हैं, अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या करना है कि जो आपके एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या एंडोक्राइन है एक्सोक्राइन है। तो हम बात कर रहे थे एड्रेनलिन की, जो कि आपका क्या है, इमरजेंसी हार्मोन है। जब एड्रेनलिन रिलीज हुआ था तो आपने कहा था कि आपकी श्वसन दर बढ़ी थी। ठीक है, आपके जो हार्ट रेट है वो बढ़ा था, आपका बीपी बढ़ा था, आपको स्वेटिंग हो रही थी।
क्लियर है? ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आए थे जस्ट बिकॉज आपको चाहिए एनर्जी, ठीक है? उस सिचुएशन से डील करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है, और जब आपको एनर्जी चाहिए होती है तो आपने कहा कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव हो गया है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर एक्टिव हो गया है। क्लियर है इतनी बात? तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। आपने कहा दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम heighten the activity of an organ as per need. For example, during the running, there is a increased demand of oxygen by the body. This fulfilled by the increased breathing rate and increased heart rate. The sympathetic nervous system work to increase the breathing rate and heart rate in this case. ठीक है? तो यहाँ पर आपने क्या बोला, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या भाग आवश्यकता के अनुसार किसी अंग की गतिविधि को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप रनिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। अब क्या होगा, आपकी श्वसन दर बढ़ जाएगी, आपके हृदय की गति बढ़ जाएगी। इस मामले में जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हृदय की गति को बढ़ाने में काम करता है। क्लियर है? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हम डेंजर जो कंडीशन है उन्हीं की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आप रिलेट कर सकें। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए, बेसिकली इसके पीछे का रीजन क्या है कि आपको जब नॉर्मल से ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी को, तब यहाँ पर आपका जो ये सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अगर हम बात करें यहाँ पर आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की, मेनली आपका आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आपने क्या समझा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक तो इनवॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, यानी कि उन ऑर्गन को कमांड देगा, उन ऑर्गन को कंट्रोल करेगा जो कि आपके अनैच्छिक क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे बड़ा एग्जांपल आपके पास क्या आया, हार्ट का आया। अब पैरासिम्पैथेटिक की बात की जाए तो आपने कहा पैरासिम्पैथेटिक जो काम करेगा वो सिंपैथेटिक के जस्ट अपोजिट करेगा। सिंपैथेटिक ने सारी चीजें इनहांस कर दी थी, आपके श्वसन दर बढ़ा दी थी, आपका हार्ट रेट बढ़ा दिया था, बीपी बढ़ा दिया था। ठीक है, क्योंकि एड्रेनलिन वहां पर रिलीज हुआ था। अब पैरासिम्पैथेटिक जस्ट अपोजिट करेगा, आपकी जो श्वसन दर है वो नॉर्मल हो जाएगी, आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आपने जो आपका बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा। अब आप क्या है, नॉर्मल फील करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आपको एक नॉर्मल कंडीशन में लेकर के आ रहा है। आपने बोला दिस पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम स्लो द डाउन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन thus has a climbing effect during the sleep. The breathing rate slow down and so does the heart rate. This facilitated by the parasympathetic nervous system. It can be said that the parasympathetic nervous system helps in the conservation of energy. अब आपने क्या समझा, आपने बोला स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का यह हिस्सा किसी अंग की गतिविधि को धीमा कर देता है और इस प्रकार से शांत प्रभाव पड़ता है, जैसे कि नींद के दौरान सांस लेने की गति धीमी हो जाती है और हृदय की गति भी धीमी हो जाती है। यह पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा सुगम होता है। यह कहा जा सकता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऊर्जा के संरक्षण में मदद करता है। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला आपको, यहाँ पे सोने का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन हमने अभी कहा कि जब हम किसी डेंजर कंडीशन में होते हैं और जब कंडीशन नॉर्मल हो जाती है तो तब वहां पर आप नॉर्मल हो जाते हैं, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वहां पर काम करें। एक्चुअली में हो क्या रहा है, आपने कहा कि आपको आवश्यकता से ज्यादा ऑक्सीजन अगर चाहिए तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा। आप सामान्य स्थिति में आप भाग रहे थे, सिंपली आप भाग रहे थे, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, आपकी बॉडी में सारी जो चीजें हैं वो तेजी से होने लग गई। अब आप बैठ गए हैं, आप दौड़ नहीं रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं, या नॉर्मली आप चल भी रहे हैं, तो आपने कहा कंपैरेटिवली आप क्या है, अब आप नॉर्मल स्थिति में हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है बेसिकली आपको रिलीफ फील कराता है और क्या करेगा, यहाँ पर एनर्जी को बचाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा जितना कम आप क्या करेंगे, श्वसन करेंगे, उतना कम ग्लूकोज टूटेगा, और क्या होगा, जितना कम ग्लूकोज टूटेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगा, ग्लूकोज आपका संरक्षित होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऊर्जा का संरक्षण यहाँ पर हो रहा है। चलिए अब बात कर लेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन में आपने क्या बोला, आपने कहा ह्यूमन ब्रेन इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। आप जानते हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। किससे बना होता है, नर्वस टिश्यू से मिलकर के बना होता है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा था कि आपका जो ब्रेन है वो आपके नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो और आपने पूरा ही नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बना है, आपने कहा नर्वस टिश्यू से मिलकर के बना है। द टिश्यू आर हाईली फोल्डेड, एकोमोडेट अ लार्ज सरफेस एरिया इन लेस स्पेस। आपने कहा ये जो आपके नर्वस टिश्यू होते हैं ये बहुत हाईली कॉइल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा फोल्ड होते हैं, छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा फोल्ड होता है। आपने देखा होगा जब आप ब्रेन का डायग्राम देखते हैं
इस प्रकार से जब आप ब्रेन का डायग्राम देखते तो ये वाला एरिया आपको क्या दिखता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा कॉइल हो रखी है, यानी कि क्या हो रखा है, यहाँ पर जो नर्वस टिश्यू है बहुत ज्यादा फोल्ड होते हैं एक छोटे एरिया में। द ब्रेन इज कवर्ड बाय अ 3-लेयर सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। जो आपका ब्रेन होता है वो 3 लेयर की मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, मैग्नीन्स कहते हैं। ठीक है, मैग्नीन्स कहते हैं। तो आपने बोला cerebrospinal fluid is filled between the मैग्नीन्स। आपने बोला कि जो आपका ब्रेन है वो क्या होता है, 3 लेयर से कवर्ड होता है, जिसे आप मैनिंग्स कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मैनिंग्स है यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, किसके बीच में, मैनिंग्स के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। कौन सा फ्लूइड, आपने कहा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कहाँ भरा होता है, मैनिंग्स के बीच में भरा होता है। द सीएसएफ किसकी बात कर रहा है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात कर रहा है। ठीक है, सीएसएफ किसकी फुल फॉर्म क्या होगी, आपने कहा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोवाइड द कुशन द ब्रेन अगेंस्ट द मैकेनिकल शॉक। अब ये जो फ्लूइड होता है ये ब्रेन की रक्षा करता है किसी भी मैकेनिकल शॉक से बचाने के लिए। ठीक है, फर्दर मोर द प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा आपके ब्रेन को। द ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स वाया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो क्या आपने पढ़ा, देखिए आपने बोला जो मानव मस्तिष्क है वो एक अत्यधिक जटिल अंग है जो मुख्य रूप से तंत्रिका ऊतक से बना होता है। कम जगह में बड़े सतह क्षेत्र को क्या करता है, समायोजित करने के लिए ऊतकों को अत्यधिक फोल्ड किया जाता है या मोड़ा जाता है। मस्तिष्क झिल्लियों की 3 परत प्रणाली से ढका हुआ होता है जिसे कि मैनिंग्स कहते हैं। मैनिंग्स के बीच में मस्तिष्क मेरु द्रव भरा हुआ होता है और ये द्रव क्या करता है, मस्तिष्क को यांत्रिक झटकों से बचाता है। इसके अलावा सुरक्षा, मानव मस्तिष्क को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन के, कि ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। उससे पहले आपको क्या यहाँ पर नोट करना है, सबसे पहले तो आप देखिए कि जो ब्रेन है उसे कौन से लेयर से कवर्ड किया गया है, उस लेयर का नाम है, उस लेयर के बीच में एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड का नाम क्या है, ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। इसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, ब्रेन का डायग्राम बना लेंगे और लेवलिंग कभी नहीं करेंगे, सिर्फ डायग्राम बना लेंगे। जब हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के स्ट्रक्चर को तब आप वहां पर क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे। तो एक बार आप देखिए, चलिए तो अब डिस्कस कर लेते हैं। आपने कहा आपका जो ब्रेन होता है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट आपको बताए गए, आपने कहा फॉर ब्रेन होगा आपका, मिड ब्रेन होगा और हिंड ब्रेन होगा। तो जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, जो पोर्शन आप मैक्सिमम जो आपका आपके पास पोर्शन आता है वो आता है फॉर ब्रेन का। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा मिड ब्रेन का, और जो हिंड ब्रेन है यही से आपकी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। क्लियर है इतनी बात, देख लें यहाँ पर ब्रेन के आपके पास कौन कौन से पार्ट्स आए हैं। आपने कहा सबसे पहले आपके पास आता है फोर ब्रेन। इट इज कंपोज्ड ऑफ द सेरिब्रम। ये जो आपके पास ब्रेन होता है ये किससे बना होता है, सेरिब्रम से बना होता है। मिड ब्रेन में आपने कहा इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस, एंड हिंड ब्रेन इट इज कंपोज्ड ऑफ सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला एंड ऑब्लिगेटा। ये क्या होते हैं, मस्तिष्क के भाग आपके पास आए हैं। क्लियर है, अब हम बात करेंगे सेरिब्रम की। सेरिब्रम क्या है, किसका पार्ट है, आपने बोला फॉर ब्रेन का पार्ट है। कहाँ पे है सेरिब्रम, आपको यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको दिखाया गया है, ये किसका पोर्शन आपको दिखाया गया है, सेरिब्रम का। पढ़ ले सेरिब्रम के बारे में। आपने बोला था सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट इन द ह्यूमन ब्रेन। ये भी स्टार कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा, आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, आपका आंसर होगा सेरिब्रम। आपने कहा सेरिब्रम क्या है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये 2 गोलार्धों में विभाजित है जिन्हें आप क्या कहते हैं, सेरिब्रल गोलार्ध या सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, कार्य क्या होता है इसका, कार्य देख लीजिए। आपने कहा सेरिब्रम कंट्रोल वॉलेंट्री मोटर एक्शन। ठीक है, आपके जो भी ऐच्छिक कार्य होते हैं वो किससे रेगुलेट होते हैं, आपने कहा सेरिब्रम से रेगुलेट होते हैं। पहली चीज, इट इज द साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शन लाइक टैक्टाइल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर। आपने बोला यह स्पर्श, श्रवण धारणाओं की तरह संवेदी धारणाओं का स्थल होता है, यानी कि आपको जो टच फील होता है आप
जो सुनते हैं, ये सारी चीजें कंट्रोल किससे होती हैं? आपने कहा आपके सेरिब्रम से होती हैं। तीसरा, इट इज द साइट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, ये लर्निंग के लिए और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कोई भी आप नई चीज सीखते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपने कहा आपका सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है। और जो सीखी हुई चीजें हैं उनकी जो मेमोरी बनती है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम है। तो क्या क्या चीजें समझे? एक तो आपके वॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दूसरा आपने बोला कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? स्पर्श और श्रवण के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तीसरा आपने कहा ये लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पे आया आपका? ये आपका हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन है, ठीक है। ये आपका जो आएगा वो हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन आएगा। अच्छा, अब आप आ गए हैं किस पे? मिड ब्रेन पे। फोर ब्रेन में आपने सेरिब्रम की बात की है, मिड ब्रेन में आपने हाइपोथैलेमस की बात की है। आपने बोला था हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ सेरिब्रम, यानी कि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के आधार पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इट कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल। अब ध्यान दीजिए, आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि आपकी स्लीपिंग साइकिल कौन कंट्रोल करता है? आपने कहा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? आपने कहा मिड ब्रेन में पाया जाता है। अब जो हाइपोथैलेमस है वो आपके सेरिब्रम के नीचे होता है। अब देखिए, ये पूरा सेरिब्रम है और ये आपका आता है हाइपोथैलेमस किसके नीचे? आपने कहा सेरिब्रम के नीचे। क्या करेगा? आपकी स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल द अर्जेस फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अब आपको जो भूख लगती है, आपको जो प्यास लगती है, ये सारी चीजें किससे कंट्रोल हो रही है? हाइपोथैलेमस से। तो आपने बोला ये शरीर में सोने और जागने के चक्र को, जिसे आप क्या कहते हैं? सर्कैडियन रिदम्स कहते हैं। तो क्या होते हैं सर्कैडियन रिदम्स? आपके पास एक सेपरेट चैप्टर आता है जिसमें आप सर्कैडियन रिदम्स के बारे में बात करते हैं। जब आप 11th में जाएंगे तब आपके पास ये सारे टॉपिक डिटेल में आते हैं। ये खाने पीने की इच्छा को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो चलिए एक बार आप इनके फंक्शन को नोट कर लीजिए, सेरिब्रम के और हाइपोथैलेमस के। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सेरिबेलम की। सेरिबेलम कौन सा वाला पोर्शन है? एक बार देखिए, आपने बोला जो आपका हिंड ब्रेन आता है उसका पोर्शन है सेरिबेलम। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये है आपका सेरिबेलम। कंफ्यूज नहीं करेंगे सेरिब्रम में और सेरिबेलम में। सेरिब्रम आपका फॉर ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। सेरिबेलम में हमने क्या पढ़ा है? सेरिबेलम लाइज बिलो द सेरिब्रम एट द बैक ऑफ द होल स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने बोला जो सेरिबेलम होता है वो सेरिब्रम के नीचे पूरी संरचना के पीछे स्थित होता है। इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शन, ये क्या करेगा? मोटर कार्यों को क्या का समन्वय करता है, ठीक है। अब देखिए, आप मोटर फंक्शन होते क्या है? हमने प्रीवियस लेक्चर में दो चीजें डिस्कस की थी, मोटर वर्क और फाइन वर्क, या फिर फाइन स्किल और मोटर स्किल। आपने कहा मोटर स्किल में आपने देखा कि आपकी बॉडी जिस कार्य को करने के लिए आपकी बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गन इंक्लूड्स होते हैं वो आपके मोटर वर्क होते हैं। जैसे कि आपने बोला अगर आप चल रहे हैं तो आपके पैर, आपके हाथ, आपकी आंखें, आपका ब्रेन, सारी चीजें इंक्लूड है वहां पर, ठीक है। अब आपने कहा कि अगर आप लिख रहे हैं तो आपने कहा कि आपका पूरा हाथ इंक्लूड नहीं, आपकी सिर्फ उंगलियां वहां पर इंक्लूड है। आपकी आंखें तो है लेकिन आपका सिर्फ क्या है? उंगलियां हैं। अगर हम कहें कि आप किसी कार्य को, आपने किसी बर्तन को उठाया एक जगह से दूसरी जगह रख दिया है, तो आपकी पूरी जो आर्म है वो इंक्लूड है यहाँ पर, लेकिन लिखने में सिर्फ आपके फिंगर्स इंक्लूड थे। तो जहां पर मैक्सिमम ऑर्गन इंक्लूड होते हैं या मैक्सिमम पार्ट जो इंक्लूड होता है उसे आप मोटर एक्शन या मोटर वर्क कह सकते हैं। जहां पर आपके बॉडी के क्या है? मिनिमम पार्ट इंक्लूड होते हैं, वहां पर आप कहते हैं फाइन जो आपके वर्क होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि जो आपका सेरिबेलम होता है वो क्या करेगा? मोटर वर्क जो होते हैं या फिर मोटर कार्य का समन्वय करता है। When you are reading your bicycle, the perfect coordination between your pedaling and steering control is achieved by the cerebellum। अब आपने बोला जब आप अपनी साइकिल चला रहे होते हैं तो आप अपनी पैडल चलाने और स्टेयरिंग की नियंत्रण के बीच सही समन्वय सेरिबेलम द्वारा ही कर सकते हैं। आगे आपका कंट्रोल भी आ गया है और कोऑर्डिनेशन भी आ गया है, ठीक है। किस चीज में कंट्रोल है? आपने कहा कि आपके जो ब्रेन का पार्ट है कुछ आपके वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, कुछ इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अब सेरिबेलम की जब आपने बात की, आपने कहा जब भी आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो यहाँ पर जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पैडल चलाने और आपके स्टीयरिंग के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, आप कर क्या रहे हैं? आप आगे देख के चलाते हैं लेकिन आप पैडल भी साथ साथ में वहां पर चला रहे हैं।
तो जैसे जैसे कंडीशन आएगी, जैसे आपने देखा कोई सामने से आ रहा है, आप क्या करेंगे, स्पीड को कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपको रोड खाली मिली, आप स्पीड बढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा कि आपको अचानक से गाड़ी रोकनी, आप एकदम से ब्रेक लगा लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं, आपके जो बॉडी के ऑर्गन है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में, आपकी आंखें देख रही हैं, विजुअलाइज कर रही हैं, और जो भी आगे चीज आपको दिख रही है वो स्टिमुलस है। स्टिमुलस को रिसीव कर रही है, ब्रेन को मैसेज पहुंचाया जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। अब वहां से जो ब्रेन है वो कमांड आपको देगा मोटर न्यूरॉन के द्वारा, ठीक है। तो क्या है, आपके बॉडी के ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सेकंड, आपने बोला इन कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, ये क्या करता है, संतुलन को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्स द प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, ये स्वैच्छिक कार्य को सटीकता को नियंत्रित करता है। क्लियर है इतनी बात। अब मेड्यूला की बात करते हैं, ठीक है। ये आपके सारे किसके पास, हिंड ब्रेन के पार्ट्स आपके पास आ रहे हैं। मेड्यूला में आपने बोला, मेड्यूला फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम along with the pons. It lies at the base of the brain and continue into spinal cord. The medulla controls various involuntary functions like heartbeat, respiration, etc. अब आपके पास एक ऐसा पोर्शन आया है जो कि इन्वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, वो है मेडुला। आपने कहा मेडुला पोन्स के साथ मिल करके मस्तिष्क तने का निर्माण करता है। यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है और रीढ़ की हड्डी में तक जारी रहता है। मज्जा विभिन्न अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि सुनने की धड़कन। अच्छा, ये क्या है, हार्ट बीट है। यहाँ पर आपने क्या बोला, ये होगा हार्ट बीट। यहाँ पे क्या होगा, आपके हृदय की धड़कन होगी, ठीक है। तो आपने बोले ये अनैच्छिक कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, जैसे कि रक्तचाप हो गया है, लार का आना या उल्टी का होना, ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं किसके, यहाँ पर आपके इनवॉलेंट्री एक्शन के आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोन्स की। पोन्स में आपको क्या बताया गया, आपने कहा इट रिलेज इम्पल्स बिटवीन द लोअर सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लाइक द सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन ऑल्सो रेगुलेट द रेस्पिरेशन। आपने कहा जो पोन्स होता है वो निचले सेरिबेलम और रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उच्च हिस्सों जैसे कि सेरिब्रम और मिड ब्रेन के बीच आवेगों का रिले करता है, ठीक है। देखिए, पढ़ने वाली चीज, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, उसका फंक्शन क्या होता है और क्या करेगा, श्वसन को भी नियंत्रित करता है। अब स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें, आपने कहा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन एंड कंडक्ट द मैसेज बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। समझ रहे आपकी जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या कर रहा है, रीढ़ की हड्डी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है और शरीर और मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच क्या करती है, मैसेजेस का संचार करती है। किसका संचार करेगी, मैसेजेस का, यानी कि संदेश का। किसका संचार होगा, संदेशों का संचार करती है। क्लियर है इतनी बात यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर आपने बात की है ब्रेन की। ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और ब्रेन के पार्ट्स के फंक्शन क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है ब्रेन के अलग अलग पोर्शन कौन से होते हैं, पार्ट कौन से होते हैं और उनके फंक्शन कौन से होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं और इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे। आप एक और टॉपिक आप पढ़ेंगे जिसमें आप पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के बारे में कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं। फिर आप बात करेंगे प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन्स के बारे में। तो अभी तक जितना आपने पढ़ा है वो आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और जो ब्रेन वाला आपका पोर्शन आता है उसे एक बार फिर से देख लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।